हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो लास्ट लेक्चर सीरीज थी उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर कर ली थी। ठीक है, आज से हम शुरुआत करेंगे मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि गुप्ताज के बाद में नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया दोनों में ही छोटी छोटी किंगडम्स में आपस में होड़ लग गई थी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि आपके नॉर्दर्न इंडिया में वर्धन डायनेस्टी हुई थी, नीचे आप सदर्न में आए तो आपकी चालुक्य डायनेस्टी थी और आपकी पल्लवास डायनेस्टी थी उस समय जो रूल किया करती थी। राइट, तो ये जो 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी के बीच का जो टाइम है, इसमें भी यही हुआ। बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स आपस में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए फाइट करती रहती थी। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है बिटवीन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किस ग्राउंड पे हमने डिवाइड कर दिया। हमने इसी टाइम पीरियड को 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी का जो टाइम है, इसी को क्यों कंसिडर किया है मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअली इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि जिनकी वजह से जो लाइफ थी उसके हर पहलू में चेंज देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए, जो चेंज होता है वो एक दिन में तो आता नहीं है ना। किसी भी चीज़ को चेंज होने में टाइम लगता है और फिर उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि मिडीवल इंडिया की शुरुआत यहाँ से होती है, पर आप रफली ये कह सकते हैं कि 8th सेंचुरी एडी का जो शुरुआत का टाइम पीरियड था, राइट, उससे और 18th सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम मिडीवल इंडिया के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, तो हम ये पाएंगे कि जो अभी हम लैंग्वेज बोलते हैं उनका जो ओरिजिन है वो हम कहीं ना कहीं ट्रेस कर सकते हैं इसी टाइम पीरियड में। राइट, इसी तरह से हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारे जो क्लोथ्स पहनने का स्टाइल है, उस सब की शुरुआत आप इसी टाइम पीरियड के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस पीरियड 8th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी देन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सोर्सेज की कि हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं इस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो फ्रेंड्स हमारे पास लिटरेरी रिसोर्सेज भी हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं। ठीक है, हमने देखा कि पहले जो हमारे जो भी कोई लिखते थे, ठीक है, जो किंग्स लिखवाया करते थे, पहले वो तामपत्र पे लिख दिया करते थे, कॉपर प्लेट्स पर लिख दिया करते थे। ठीक है, लेकिन जब से लिखना शुरू हुआ पेपर पर, तब की तो हमारे पास अभी तक बुक्स भी बची हुई हैं। ठीक है, उस समय जो किंग्स हुआ करते थे अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, अपनी जो जीवनी है, उसको लिखा करते थे, या तो उनके जो राजकवि हुआ करते थे वो उनको लिख दिया करते थे, जिससे हमें उस समय की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती थी सोसाइटी की, उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, इसी तरह से आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो भी कुछ रिमेन्स हैं, ठीक है, वो अभी तक थोड़े सुरक्षित हैं और जिससे हम काफ़ी कुछ पता चला सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की 8th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी, तो फ्रेंड्स इसको भी हिस्टोरियंस ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अर्ली मिडीवल पीरियड, ठीक है, जो कब से कब तक है, 18th टू 13th सेंचुरी एडी। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड के अंदर देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास की जो किंगडम्स थी वो नॉर्दर्न इंडिया में थी और चोलास की जो किंगडम थी वो साउथ इंडिया में थी। ठीक है, इनके बारे में जो स्टडी है वो हम अर्ली मिडीवल पीरियड के अंदर पढ़ते हैं। राइट, इस पीरियड में जो हमारी सोसाइटी थी वो जो पहले से जो एंशिएंट सिस्टम था उससे थोड़ी सी ग्रो कर चुकी थी। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि जो 570 एडी, एक ऐसा आप कह सकते हैं 570 एडी टू 632 एडी, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें इस दुनिया में एक नया रिलीजन आया था, है ना। सबको पता होगा कि 570 एडी में जो इस्लाम धर्म के जो प्रॉफिट कहे जाते हैं मोहम्मद पैगंबर, उनका जन्म हुआ था। ठीक है,
इनके जन्म के पीछे भी एक अलग स्टोरी है कि उस समय जो अरब में जो ट्राइब्स रहते थे उनमें आपस में बहुत क्लैशेस हुआ करते थे। तो ये जो मोहम्मद पैगंबर थे, इन्होंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि ये जो ट्राइब्स हैं इनके लोग एक हो जाएं और आपस में फ़ाइट ना करें, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को मसीहा बोला, गॉड का मैसेंजर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 5 समय दिन में प्रेयर करनी है भगवान की, और इन्होंने कुछ रूल्स दिए, और जिन लोगों ने इन रूल्स को फॉलो किया वो मुस्लिम कहलाए, ठीक है। और ये शुरुआत मानी जाती है इस्लाम धर्म की। तो देखिए, इस टाइम पीरियड में एक नया रिलीजन आया दुनिया में, ठीक है, जिसने दुनिया को बहुत हद तक चेंज किया, राइट। ये जो अरब ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जो अरब के आप कह सकते हैं जो ट्राइब्स हुआ करते थे, ये दुनिया के अलग अलग कोने में जाते थे व्यापार करने के लिए, और फिर वहीं पर रहना शुरू कर देते थे। अब जब वहाँ पर रहते थे तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान रहेगा तो अपनी कल्चर को फैलाएगा, ठीक है। वहीं इन्होंने लोकली मैरिजेस करना शुरू कर दी, जिससे इस्लाम धर्म का प्रचार आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न अफ्रीका में, यूरोप के कुछ हिस्से में, और आपका जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, ठीक है, इन सब जगह पर हो गया था, राइट। देखिए 712 एडी ये वो ईयर है जब पहला मुस्लिम अटैक हुआ इंडिया पर, ठीक है। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम से पहले कोई उबैदुल्लाह और बुदैल, इन दोनों ने भी अटैक किया था इंडिया पर, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने सिंध तक की जो भूमि थी उसको विजित कर लिया था, ठीक है। अच्छा, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था इंडिया पर, उस समय सिंध में रूलर कौन हुआ करता था? दाहिर, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लेटर मिडिवल पीरियड की, ठीक है, तो 13th सेंचुरी से बाद का जो पीरियड है इसको हम लेटर मिडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो चेंजेस अर्ली मिडिवल पीरियड में आए थे सोसाइटी में, अब वो एस्टेब्लिश हो चुके थे, राइट। और इस पीरियड के दौरान हम क्या क्या स्टडी करेंगे? हम सल्तनत पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे, बहमनी और विजयनगर किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे, और मुगल पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हम नॉर्दर्न इंडिया की मिडिवल टाइम पीरियड में, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि गुप्ताज के बाद में छोटी छोटी किंगडम्स में फाइट होना शुरू हो गई अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं किंगडम्स में से जो मोस्ट फेमस जो किंगडम्स थी वो थी पालाज की किंगडम, प्रतिहाराज की और राष्ट्रकूटाज की, ठीक है। इन तीनों में आपस में ही फाइट होती रहती थी फॉर गेटिंग द सुप्रीमेसी ओवर द एरिया ऑफ कन्नौज। कन्नौज किसकी कैपिटल थी बताइए? राजा हर्षवर्धन की, है ना। तो उस समय काफ़ी फेमस प्लेस हुआ करता था कन्नौज, ये यूपी में आज की डेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इन तीनों की जो स्ट्रगल थी वो उसे बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। अब ये तीनों ही पार्टीज, ये तीनों ही किंगडम्स आपस में ही लड़ के बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और धीरे धीरे डिक्लाइन भी हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी अलग अलग। देखिए, जो राष्ट्रकूटास की जो किंगडम थी, इसका टाइम पीरियड आप लगा सकते हैं 752 टू 973 एडी, ठीक है। इसका एरिया कौन सा था? जो आपका महाराष्ट्र वाला जो एरिया है ना, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन, जो नासिक के सराउंडिंग जो एरिया है, ठीक है। इनकी कैपिटल हुआ करती थी मालखेड, में मान्यखेत के नाम से भी जानते हैं, राइट। दांती दुर्ग इसके फाउंडर हुआ करते थे, ठीक है। और इस डायनेस्टी में, राष्ट्रकूटास जो डायनेस्टी थी, इसमें जो मोस्ट फेमस और मोस्ट एम्बिशियस जो किंग हुए हैं वो हुए हैं अमोघ वर्षा, ठीक है। ये जो अमोघ वर्षा थे ये एक अच्छे ऑथर भी थे और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कविराज मार्ग, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्नड़ बुक्स ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है। अच्छा, इसी डायनेस्टी के एक रूलर हुए हैं कृष्णवन। उन्होंने एक रॉक कट टेम्पल है, ये कैलाश मतलब शिव जी का, कहाँ पर है? एलोरा जो गुफाएं हैं वहाँ पर उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था, ओके। अब हम बात करें अगर प्रतिहाराज की, तो इनका टाइम पीरियड 730 टू 1036 एडी, ठीक है। इनका जो लोकेशन था वो अवंती और साउथ वेस्टर्न राजस्थान वाला जो एरिया है, गुजरात वाला, इनको कई बार गुर्जर प्रतिहाराज भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मलेच्छास को रिप्लेस करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। अब ये मलेच्छास कौन है, इनके बारे में हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हैं।
कुछ तो मानते हैं ये कुछ सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं वो हैं, कुछ बोलते हैं ये कुछ अरब पीपल हैं, उनको मलेच्छा कहा गया है। ठीक है, दिस इज़ नॉट आप कह सकते हैं सर्टेन। अच्छा, इस डायनेस्टी का सबसे जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था वो थे मिहिर भोज। ठीक है, और ये जो मिहिर भोज थे ये डिवोटी थे गॉड विष्णु के, इनको आदि वराह का टाइटल दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पालाज की, ठीक है, मैंने आपको बताया ना पाल डायनेस्टी, तो इसका टाइम पीरियड है 750 टू 1150 AD। इनका एरिया था होल ऑफ बंगाल, और आप कह सकते हैं ईस्टर्न बिहार वाला जो एरिया है। ठीक है, गोपाल इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये गोपाल जो थे ये डिफीट हो गए थे राष्ट्रकूटास के द्वारा। ठीक है, गोपाल के ही बेटे थे धर्मपाल। इन्होंने एक्चुअली विक्ट्री ली थी राष्ट्रकूटास के ऊपर, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये भी आप कह सकते हैं कन्नौज पर अधिकार नहीं रख पाए थे। ठीक है, इन्होंने अपने एक्चुअली आप कह सकते हैं अपने पावर को, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए यही तरीके अपनाए। इन्होंने ट्रेड एस्टेब्लिश किया। ठीक है, उस समय इनके ट्रेड रिलेशंस थे साउथ ईस्ट एशिया में भी। इन्होंने अलायंसेस बनाई, और इन्होंने जो आप कह सकते हैं टेरिटरी को विजिट करने का जो प्रोसीजर था उसको भी कंटिन्यू रखा। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी पहले से एग्जिस्टेंस में थी उसको इन्होंने रिवाइव किया, और एक नई यूनिवर्सिटी इन्होंने एस्टैब्लिश की, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने, कौन से रूलर ने एस्टैब्लिश किया, तो किसने किया, धर्मपाल ने। ठीक है, अब ये जो पाला डायनेस्टी थी ना, ये सक्सीड की गई सेना डायनेस्टी के द्वारा। और इसमें एक ही फैक्ट याद रखने वाला है कि जो सेना डायनेस्टी के एक रूलर थे लक्ष्मण सेन, उनके टाइम पे उनका जो कोर्ट पोइट थे वो थे जयदेव, और उन्होंने एक बुक लिखी थी गीत गोविंद। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि ऑल द 3 किंगडम्स वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विद ईच अदर एंड दे डिक्लाइंड। ठीक है, अब इनके डिक्लाइन होने के बाद में जो राजपूतास हैं, जो नॉर्थ इंडिया में जो राजपूतास हैं, इनका टाइम पीरियड आया। ठीक है, अब ये राजपूत कहाँ से आए, इनके बारे में अलग अलग बिलीफ्स हैं। कुछ तो कहते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया का ओरिजिन है इनका। कुछ कहते हैं कि ये पहले जो इनसे पहले डायनेस्टी रूल किया करती थी उन्हीं में लोकल चीफ्स हुआ करते थे, और जब जो सेंट्रल अथॉरिटी थी जैसे ही वो वीक हुई, इन्होंने अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इनके जो किंग हुआ करते थे वो अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे, और उनकी हिस्ट्री में उनके जो ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है उसको माना गया है कि ये किसी पहले जो इनके एंसेस्टर थे उनकी आप ये किसी सन फैमिली या मून फैमिली से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये भी माना जाता है कि एक अग्निकुल, कुछ क्लैंस हैं, ठीक है, उनको ये माना जाता है कि अग्निकुल से हैं। कौन से जैसे चौहान, परिहाराज, ये प्रतिहाराज भी बोलते हैं इनको, सोलंकीज और पवार्स। ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडिया में आफ्टर दीज पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास के स्ट्रगल के बाद में ये एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, अब राजपूतास के बारे में तो सभी जानते हैं कि आपस में ही फाइट करते रहते थे। आप पद्मावती मूवी देख लीजिए जाकर, है ना। तो अब हम बात करें अगर साउथ इंडिया की, ठीक है, तो इस समय साउथ में एक किंगडम रूल किया करती थी, चोलाज किंगडम, चोलाज डायनेस्टी थी वहाँ पर। ठीक है, टाइम पीरियड 850 टू 1279 AD। ठीक है, और ये जो चोला डायनेस्टी थी इनके फाउंडर थे विजयालया। हमने अब से पहले भी एक चोला डायनेस्टी पढ़ी थी मौर्याज के बाद में, जब मैंने संगम पीरियड के बारे में आपको बताया था, है ना। तो चोला, चेर, पांड्याज में आपस में फाइट चलती रहती थी। मैंने आपको उस समय ये भी बताया था कि जो चोलाज थे इनके ऊपर सातवाहनाज के बाद में एक पल्लवा डायनेस्टी आई थी। ठीक है, पल्लवाज की कंटिन्यूस फाइट होती थी चोलाज के साथ में, और उसके बाद कुछ समय तक तो पल्लवाज का ही रूल रहा। लेकिन देखिए अब इतने टाइम पीरियड बाद फिर से एक नई डायनेस्टी आई, चोलास डायनेस्टी। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो चोलास के जो ये फाउंडर थे विजयाला, ये एक्चुअली इनसे पहले जो रूलर हुआ करते थे उनके टाइम पे कुछ लोकल ऑफिशियल थे, और जैसे ही इन्हें मौका मिला इन्होंने अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, इस डायनेस्टी के एक मुख्य रूलर हुए हैं प्रांतका। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली जो नीचे की साइड, इनसे साउथ में एक किंगडम थी पांड्याज की, उनको डिफीट कर दिया था, और मदुरई को इन्होंने जीता था। ठीक है, इसलिए इनको हम मदुरई कोंडा वन भी बोलते हैं, राइट। अब इस डायनेस्टी के एक और रूलर हुए हैं राज राजा वन। ठीक है,
और उनके राजराजा वन के बेटे हुए हैं राजेंद्र वन। ठीक है, तो ये राजराजा वन और राजेंद्र वन दोनों ही महान रूलर हुए हैं इस डायनेस्टी के। राजराजा वन का जो टाइम पीरियड था वो 985 से 1014 एडी, और तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल है वो राजराजा वन ने बनवाया था। ठीक है, राजेंद्र वन जो थे इन्होंने एक्चुअली देखिए उस समय अंडमान निकोबार आइलैंड को जीत लिया था, बर्मा, बंगाल, उड़ीसा और श्रीलंका को भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं जो विक्ट्री का कैंपेन है इसको नॉर्दर्न इंडिया में भी लॉन्च किया था, और इन्होंने गंगा नदी को क्रॉस करके पालास को भी हराया था, और इसलिए इनको गंगई कोंड चोला बोलते हैं राजेंद्र वन को। ठीक है, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी कैंपेन किया था टू विन ओवर द श्री विजया डायनेस्टी। अब देखिए जो श्री विजया डायनेस्टी है ना, ये कहाँ रूल किया करती थी उस समय? एक्चुअली उस समय ट्रेड हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए आपका ऊपर चाइना को जाते थे मलक्का स्ट्रेट से। आप मैप खोल कर देखिए, मलक्का स्ट्रेट कहाँ मिलेगी आपको? इंडोनेशिया यानी कि जावा सुमात्रा के आसपास मिलेगी आपको, मलेशिया और जावा सुमात्रा के बीच में। देखिए, तो इस स्ट्रेट पर कब्जा हुआ करता था इस श्री विजया डायनेस्टी का। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते थे उन्हें काफ़ी टैक्स चुकाना पड़ता था इस डायनेस्टी को, तो उन सब ने मिलकर के राजेंद्र वन से ये गुजारिश की थी कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो हम पर टैक्स लगता है यहाँ पर, इस टैक्स को कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए राजेंद्र वन ने अपने यहाँ पर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, और इन्होंने इस श्री विजया डायनेस्टी जो यहाँ रूल किया करती थी उसको हरा दिया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें चोलास एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखिए जो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ मोस्ट फेमस फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको आप पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें तो उस समय जो टेरिटरी थी ना वो देखिए सबसे पहले प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनको मंडलम बोलते थे। ठीक है, उसके बाद कमिश्नरी हुआ करती थी जिनको वेलानाडु बोलते थे। फिर वो डिवाइड थी डिस्ट्रिक्ट्स में जिनको हम नाडु बोलते थे, और डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड थे विलेजेस में। ठीक है, और ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम बोलते थे कुर्रम। ठीक है, अच्छा, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो समितियों के द्वारा होता था चोलास के टाइम में। ठीक है, कमेटीज आप कह सकते हैं छोटी छोटी, इनको बोलते थे हम वरियम। ठीक है, जैसे पोन वरियम जो थी ये स्वर्ण समिति हुआ करती थी। ऐसे इसी प्रकार एरीवेरियम जो हुआ करती, एरीवरियम ये पोंड की समिति हुआ करती थी, तालाब समिति। ठीक है, ऐसे ही आपकी संवत्सर वरियम हुआ करती थी, ये एनुअल समिति हुआ करती थी जिसको आप वार्षिक समिति भी कह सकते हैं। तोटवरियम ये उद्यान समिति हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की तो देखिए चोलास के टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि डेवलप हुआ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। ठीक है, जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड हैं वो यही माने जाते हैं कि द्रविड़ स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है, जब कभी हम आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छी तरह से डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, इमेज मेकिंग जो थी इस समय वो अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, और जो फेमस जो इमेज होती है नटराज की, जो डांसिंग पोस्चर है शिवा का, वो इसी टाइम पीरियड में बनी थी। ठीक है, कंबन, कुटाना और आपका ये पुगालेंडी, ये 3 जेम्स कहे जाते हैं तमिल पोइट्री के। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल सुबह मिलते हैं फिर से 7:30 बजे। ठीक है, तैयार रहिएगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू।